हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है टू डायमेंशनल मोशन से। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं काइनेमेटिक्स में वो सारे रिलेटेड थे वन डायमेंशनल मोशन से। तो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हमने डिस्कस की हैं वो आती है आपकी वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि जहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करते हो। अब चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन हो या चाहे आपका वर्टिकल मोशन हो, हम हमेशा वहां पे किस चीज के बारे में बात करते थे, एक स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से किसी भी बॉडी का मोशन होता है। आज हम बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल मोशन की। टू डायमेंशनल मोशन यानी कि उसका एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि एक प्लेन में मोशन होने वाला है। तो टू डायमेंशनल मोशन, जिसको आप क्या कहते हो, मोशन इन अ प्लेन भी कहते हो, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है वो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि वेक्टर्स किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर हम टू डायमेंशनल मोशन देखेंगे, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में देखेंगे कि किस तरीके से टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी आप हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी को मूव करते हो तो ये तो वन डायमेंशनल हो गया, या वर्टिकली अपवर्ड्स किसी बॉडी को फेंकते हो या वर्टिकली डाउनवर्ड्स कोई बॉडी आती है, वो काउंट होता है वन डायमेंशनल मोशन में। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स ना फेंक के अपवर्ड्स फेंकते हैं किसी एंगल पे, तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो किसी एंगल पे, तो उसका जो मोशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम कहते हैं, इसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट खेलते हो तो जो बॉल आप थ्रो करते हो तो इसी तरीके से करते हो, जब आपको एक जगह से दूसरी जगह बॉल फेंकनी होती है, या फिर आपने बाकी के गेम्स में देखा होगा। तो मोशन जो होता है किसी भी बॉडी का वो इस तरीके से होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में क्या होता है कि किसी एंगल पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पे 90 डिग्री पे फेंकोगे तो वो कंप्लीट वर्टिकल मोशन हो जाएगा, और अगर आप स्ट्रेट लाइन में फेंकोगे अलोंग अ सरफेस तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ना 90 डिग्री पे फेंकते हैं ना हम बिल्कुल किसी सरफेस के अलोंग फेंकते हैं, हम क्या करते हैं किसी और एंगल पे हम इसको थ्रो करते हैं। तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम हर एक चीज को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या इसमें आपको ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज पूछी जा सकती है आपको। तो एक एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी एंगल थीटा पे आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो उसका जो पाथ होगा ये इस तरीके का पाथ वो फॉलो करेगा। अब इस पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, आपको पैराबोला जो होता है, पैराबोला का कुछ इस तरीके का शेप होता है, इसीलिए इसको हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। और हम ये भी प्रूव करेंगे कि ये पाथ पैराबोलिक ही क्यों होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो लेट अस से जो इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। तो u वेलोसिटी के साथ आपने शुरू में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना शुरू किया, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। अब मैंने आपको, जब हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर्स, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को जो कि किसी u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, न ये मोशन वर्टिकल है न ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है और साथ ही साथ वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग करेंगे, वर्टिकल मोशन को अलग करेंगे। यानी कि ये आगे की तरफ भी जा रहा है, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है, और ऊपर की तरफ भी जा रहा है, यानी कि वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे, तो आपके लिए ये चीज इजी हो जाती है। अब दोनों को अलग अलग किस तरीके से स्टडी करते हैं, तो मान लेते हैं जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, ux। वो क्या हो जाता है, ux। और आपको पता है अगर ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है तो जो ux होगा, ux यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, दैट इज u cos थीटा। ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एंगल बना सकते हो। तो ux क्या हो जाएगा इसका, u cos थीटा। उसी तरीके से जो वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि क्योंकि ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो ऊपर की तरफ कितना जा रहा है, इतना जा रहा है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे शो कर सकते हो उसको कि ux इतना हो गया, इसको हम uy से डिनोट करते हैं। तो uy जो होगा, uy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा। तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, यानी कि ऊपर की तरफ कितना गया है, u sin थीटा के जितना गया। अब हम दोनों को देखते हैं। तो
किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो थी वो यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका हो गया और यू साइन थीटा इसका क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी मूव कर रही है तो आपको पता है कि ये कुछ इस तरीके से मूव करेगी, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी और इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद ये फिर से डिसेंड करेगी, यानी कि फिर से नीचे की तरफ आएगी और वापस जमीन पे आ जाएगी। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ये काम होगा। तो अब हमको एक एक चीज पता करनी है कि मैक्सिमम हाइट कितने तक जाएगी और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जिसको हम रेंज कहते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी रेंज कितनी होगी। इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं कि कितनी दूर ये ऑब्जेक्ट जाएगा, कितनी दूर पे ये जमीन से टकराएगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपके इनिशियल कंपोनेंट्स हो गए, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। अब देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है कि यहां पर मान लेते हैं कि जो यू कॉस थीटा है यहां पर ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं h, ये इसकी h मैक्सिमम हाइट हो गई। और यहां पर जो यहां से जब आपने पूरी ऑब्जेक्ट को यहां तक फेंका तो इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जितने टाइम वो एयर में रहा और जमीन पे उसके बाद गिरेगा, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग ध्यान रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। अब मान लेते हैं लेट अस से कि h हाइट तक पहुंचने के लिए यानी कि टाइम जो उसको लगता है उसको हम मान लेते हैं tm मान लेते हैं, tm यानी कि जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो उसका टाइम लगा वो कितना लगा, तो tm उसको मैक्सिमम टाइम लगा। तो उस केस में देखिए, उस केस में उसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, जो यहां पर v का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर मैं vx की बात करूं, vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज ux। vx क्या होगा, ux के बराबर होगा, यानी कि vx यानी कि वेलोसिटी एट एनी टाइम, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसकी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वो किसके बराबर होगी, वो होगी ux के बराबर। अब क्यों होगी, तो यहाँ पे देखिए दो चीजें बात कर रही हैं, दो चीजों के बारे में बात हो रही है। एक तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भी मूव कर रहा है और एक ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है। अब देखिए आगे की तरफ अगर वो मूव कर रहा है तो आपने एक बार इनिशियल वेलोसिटी से जो फेंक दिया उसको, तो इनिशियल वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए ना कोई रेजिस्टेंस है, कोई फोर्स उस पर लग नहीं रहा है, आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आगे की तरफ यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, वो यूनिफॉर्म होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म रहेगी। तो vx विल बी इक्वल टू ux, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, वो एज इट इज रहेगा। अब बात करते हैं vy की। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी vy की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अब आगे की तरफ मत देखिए, केवल ऊपर की तरफ देखिए। तो ऊपर की तरफ जब ऑब्जेक्ट जा रहा है, बॉडी जा रही है, तो आपने ये चीज पढ़ी है कि ऊपर की तरफ जब वो जा रही है तो उस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा यानी कि अपोजिट लगेगा। और आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू क्या होता है, u इक्वल टू u प्लस at। तो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy यानी कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt। अब यहां पे मैंने माइनस क्यों लिखा, वहां पे मैंने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अगेंस्ट द मोशन लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और आप उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy माइनस gt। ये आप पहले से ही जानते हो कि अगर अगेंस्ट द मोशन होता है तो माइनस g हो जाता है इंस्टेड ऑफ g। नाउ ये तो आपको इतना पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि जो vy होगा। नाउ मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे हम, तो यहां पर देखिए, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि एट मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, vy विल बी इक्वल टू 0, यानी कि बॉडी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, जैसे ही यहां तक पहुंच जाएगी उसके बाद फर्दर ऊपर नहीं जा पाएगी। क्यों, क्योंकि उसके बाद वो रुक जाएगी, एक टाइम आएगा जो इसका वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी और उसके बाद वो फिर से नीचे आना शुरू कर देगी। तो vy क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तो मान लेते हैं जो मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम लग रहा है, मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम लग रहा है वो tm लग रहा है, tm इज द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो एट t इज इक्वल टू tm मान लेते हैं। तो यहां पर वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू 0 इक्वल टू uy की वैल्यू तो फिक्स है, दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g इंटू tm, यानी कि जो टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में
दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको उधर भेज दीजिए, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। सो दिस इज द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में इतना आपको टाइम लगेगा। अब मैक्सिमम हाइट होगी कितनी वो पता करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो s क्या है यहाँ पे, s यानी कि मैक्सिमम हाइट यानी कि h इज इक्वल टू ut, u इनिशियल वेलोसिटी क्या है दैट इज uy यानी कि uy की वैल्यू क्या है, u sin थीटा। तो क्या हो जाएगा, u sin थीटा इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक टाइम लग रहा है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, दैट इज u sin थीटा बाय g, ये लग रहा है टाइम। नाउ और क्या है, माइनस हाफ, माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि g क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो माइनस हाफ g t स्क्वायर, और t क्या है, मैक्सिमम टाइम कितना है, दैट इज u sin थीटा बाय g का होल स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, h इक्वल टू देखिए क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g माइनस हाफ g देखिए, तो g से एक g कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो h इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखो यहां से h इक्वल टू मिल रहा है आपको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल रही है। यानी कि दिस इज द, ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किसी भी बॉडी की इतनी ही हो सकती है एक प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो मुझे एक चीज पता चल गई कि जो मैक्सिमम हाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी और थीटा, किस एंगल पे आप थ्रो कर रहे हो और किस स्पीड से थ्रो कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है। तो ये मैक्सिमम हाइट का पता चल गया कि कितनी हाइट तक ये बॉडी जाएगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे थीटा 90 डिग्री रख दो, तो थीटा 90 डिग्री रख दोगे तो क्या हो जाएगा, सीधा आपका वर्टिकल मोशन यहां पर हो जाएगा। तो यहां पे ये मैक्सिमम हाइट हो गई, बड़ा सिंपल सा था। अब एक दूसरी चीज है, दूसरी चीज आती है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, चलो इसको कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं। चलिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए वो जाएगी, बॉडी मूव करेगी अपवर्ड्स और फिर डाउनवर्ड्स जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको जितना टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, नीचे आने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा, यानी कि दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टीएम। तो इसका डबल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीएम की वैल्यू पुट करो, तो दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पे मैं लिख लेता हूं टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और 2 भी है उसके साथ, तो 2u साइन थीटा बाय g। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पे आपको मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट की पूरी फ्लाइट में, पूरा जो जब तक वो नीचे नहीं गिरेगी बॉडी कितना उसको टाइम लगेगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आपको एक और चीज पता करनी है। देखिए यहां से बॉडी गई यहां तक, जिसको आप कहते हो हॉरिजॉन्टल रेंज, ये क्या हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। कौन सी, यहां से लेके यहां तक पूरी की पूरी हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी उसकी, बड़ा सिंपल है। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, अगर क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो मोशन है मैंने आपको अभी बताया था, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई रुकावट नहीं है, ना कोई फोर्स लग रहा है, ना कोई उसको रोक रहा है, ना कि वो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो क्योंकि ना उस पर कोई फोर्स लग रहा है अगेंस्ट, या उसके विद इन कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसको सपोर्टिंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है जो कि उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करे, इसी वजह से जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे इसका कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिक्स है, तो आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो अगर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी यहीं पे देख लेते हैं, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है इसकी, दैट इज vx इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास यहां पे हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज 2u sin थीटा। तो हमको क्या मिला यहां से, बाय g।
अब थोड़ी सी यहाँ पे चाहिए ट्रिगोनोमेट्री। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी दैट इज इक्वल टू यू, तो आ गया हमारे पास 2u 2 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 भी है, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने मैथ्स पढ़ी और नहीं पढ़ी तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो क्या हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो रेंज है ना, जो ऑब्जेक्ट जो है ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रेवल करे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, क्या करना पड़ेगा देखिए आपको। तो भाई वेलोसिटी से, जिस इनिशियल वेलोसिटी से, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो जिस वेलोसिटी से आपने फेंका आप उसी वेलोसिटी से आप फेंक लोगे उसको किसी भी वेलोसिटी से। g की वैल्यू फिक्स है, इंपॉर्टेंट क्या है, साइन 2 थीटा की वैल्यू। तो साइन 2 थीटा यानी कि जो एंगल है, ये एंगल डिसाइड करेगा कि आपकी मैक्सिमम, ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेंज भी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी को अगर हम सेम रखें, किस एंगल पे उसको थ्रो किया जाए कि मैक्सिमम रेंज उसकी हो, ज्यादा से ज्यादा दूर वो पहुंचे। तो अब ऐसे कैसे पता करेंगे हम, ना हम सीधा फेंक सकते हैं, सीधा फेंकोगे तो एकदम से उसी समय ग्राउंड पे गिर जाएगा, तो सीधा फेंक नहीं सकते हम, और सीधा ऊपर भी नहीं फेंक सकते, ना 90 डिग्री पे फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा डिसाइड करेगा। साइन 2 थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी रेंज भी उतनी ज्यादा होगी, ये क्लियरली शो कर रहा है यहाँ पे। अब आपको पता है कि साइन समथिंग, साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, क्योंकि आपको पता है साइन की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच वेरी करती है। तो इसका मतलब फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। और साइन थीटा 1 कब होता है, यानी कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, यानी कि 2 थीटा की जो वैल्यू होगी साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम हाइट के लिए हमेशा याद रखिए कि जो एंगल होगा वो हमेशा 45 डिग्री होना चाहिए। अगर आप 45 डिग्री पे भेजते हो तो आपको मैक्सिमम हाइट नहीं, मैक्सिमम रेंज मिलेगी किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की। हॉरिजॉन्टल रेंज होगी मैक्सिमम कब मिलेगी, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, बड़ा इजीली हमने इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट कर लिया है। और अब हम, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी इसकी कैलकुलेट कर चुके हैं, मैक्सिमम टाइम ऊपर तक पहुंचने में कितना लगता है वो पता कर चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक ये हवा में रहेगा वो भी पता कर चुके हैं, मैक्सिमम हाइट क्या होगी वो भी पता कर चुके हैं। तो सारी चीजें हम पता कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है इसका पाथ। ये पाथ होता किस तरीके से है, देखिए ये पाथ होता है पैराबोलिक। कैसा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ये पाथ होता है पैराबोलिक पाथ। अब ये जो पैराबोलिक पाथ ये फॉलो करते हैं, पैराबोलिक पाथ एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए ये जो y एक्सिस पे है, ये y एक्सिस हो गई आपकी, ये x एक्सिस मान लेते हैं, करेक्ट। तो ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। x एक्सिस और y एक्सिस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, वो y मान लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि पैराबोलिक पाथ होगा तो इस पॉइंट से होते होते जाएगा। तो ये x मान लेते हैं, x इतना और ये इतना y हो गया। अब हमको ये चीज प्रूव करनी है कि पैराबोलिक पाथ है। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि ये क्या एक शेप है। तो इस शेप की, जैसे सर्कल की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, वैसे एक पैराबोला की भी इक्वेशन होती है। तो पैराबोला की वैसे अगर हम जनरल इक्वेशन बोले तो जनरल इक्वेशन इसकी हो सकती है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a b c कॉन्स्टेंट होते हैं, या फिर कुछ और भी हो सकती है, अगर x की जगह पे y भी हो सकता है। अगर पैराबोला का शेप अलग हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। तो x की जगह पे y और y की जगह पे x हो सकता है, वो डिपेंड करता है शेप ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे तो यही इक्वेशन होगी, क्योंकि शेप ऑफ पैराबोला कुछ इस तरीके से, अगर शेप ऑफ पैराबोला अगर इस तरीके से होता है या इस तरीके से होता है तो उस केस में y की जगह x ले लेता है और x की जगह y ले लेता है। तो फिलहाल ये तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि a, b और c कोई कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे आएंगी। अच्छा, a और b और c में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 1 हो सकती है। b और c की वैल्यू चाहो तो 0 हो सकती है, चाहे तो कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। तो b और c की वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं है, बस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, वो पैराबोला नहीं रहेगा।
तो बस ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो हमको देखना है कि इस तरीके की कोई इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए ट्राई करते हैं। तो कैसे ट्राई करेंगे हम, देखिए तो y जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे और x जो है पर्टिकुलर टाइम पे, तो जो x की वैल्यू होती है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हॉरिजॉन्टली जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो रहा है तो बड़ा आसान होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux इंटू टाइम t। जो टाइम t में यानी कि टाइम t में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ux इंटू टाइम t। तो यू कैन से x इक्वल टू ux यानी कि ux कितना हुआ, ये पर्टिकुलर हम इसके लिए कर रहे हैं, केवल किस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं, पैराबोला की इक्वेशन कैसे आएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux इंटू टी। नाउ x इक्वल टू ux की वैल्यू पुट करते हैं, ux पता है आपको कितना है, u cos थीटा, तो हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। नाउ टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, टाइम इक्वल टू x बाय u cos थीटा, करेक्ट। टाइम इक्वल टू क्या हो गया, x बाय u cos थीटा, बड़ा सिंपल था। अब एक और काम करना है हमको, अब हमको देखना है y कितना होगा, y यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना, कितने टाइम में, टाइम तो उतना ही लगेगा ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली टाइम उतना लगेगा, तो टाइम t में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा फॉर्मूला ये लगेगा उसके लिए, क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह पे डिस्प्लेसमेंट जो है y है, u की जगह पे क्या है, दैट इज uy इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। तो यू कैन से ये वैल्यू पुट करते हैं हम, तो y इज इक्वल टू uy कितना होता है, ये रहा uy, u साइन थीटा, तो uy कितना है, u साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो अच्छा इंटू टी भी रखना है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, टी की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, टाइम तो क्योंकि दोनों केस में सेम है, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू अगेन पुट कर लेते हैं, दैट इज x बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ तो यहां से क्या हो जा रहा है, देखिए y इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, तो u आप कैंसिल कर सकते हो, साइन थीटा बाय टेन थीटा, तो ये आ रहा है x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, तो ये आप कह सकते हो जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ थीटा एक बार जिस एंगल से आपने फेंक दी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट को, जिस एंगल से आपने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर दिया तो फिक्स रहेगा, करेक्ट। तो थीटा की वैल्यू फिक्स है, यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो भी हमेशा फिक्स रहेगी, यानी कि जो थीटा है तो टेन थीटा और ये जो है टर्म पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म रहेगी। अब एक काम करते हैं, अगर इसको हम कंपेयर करें, y इज इक्वल टू व्हाट डिड आई से, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे c जीरो है क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही है, एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a की जो वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, माइनस साइन के साथ, माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं, तो जी बाई यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू, एक्स के साथ बी जो आता है, बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे टेन थीटा और सी जीरो है, तो यानी कि ये इसको मैच कर रहा है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लेके आ गए, यानी कि ये इक्वेशन किसकी बन रही है, पैराबोला की बन रही है, तो इसीलिए ये मोशन क्या होगा, पैराबोलिक मोशन होगा। तो आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसका पैराबोलिक मोशन होता है। अब कुछ क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपको, डायरेक्टली यानी कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, कि एक एंगल दे दिया, वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी और आपको पूछा गया कि रेंज बताइए, मैक्सिमम जो हाइट है वो बताइए, तो मैक्सिमम हाइट ये रही, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, करेक्ट। रेंज पूछी है तो रेंज ये रही, हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है इसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज ये रही। तो आपको एक एक चीज कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी पूछी जा सकती है, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें थोड़ा सा इनोवेशन कर लिया जाता है, जहां पे कि आपको जो हॉरिजॉन्टल है उससे भी नीचे कोई डेप्थ है, डेप्थ में बॉल कोई ऑब्जेक्ट को फेंकना होता है, या फिर किसी हॉरिजॉन्टल हाइट पे फेंकना होता है, यानी कि वो बॉल यहाँ तक, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे रुक जाएगा, तो उसके लिए हम वहाँ पे इनोवेशन करेंगे। तो आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप हर एक टाइप का न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे बाद में। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।